एपिसोड 6 कॉलेज जाना। आज सोमवार था और ईवा को कॉलेज जाना था। कॉलेज में एक ही चर्चा थी, ईवा इज द डेविल सिस्टर। कॉलेज फोरम पर स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी ईवा को लेकर थे, जैसे ये ईवा बहुत दिनों से कॉलेज नहीं आई, लगता है इसे कॉलेज से निकाल दिया गया है। ऐसी लड़की को हमारे कॉलेज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो लड़की अपने भाई के साथ इतना बुरा कर सकती है, वो हमारे साथ पता नहीं क्या करेगी। माथुर परिवार का कलंक है। ईवा कहाँ उसके टैलेंटेड भाई और कहाँ ये बदतमीज लड़की। ईवा यही सब पढ़ रही थी कि उसे एक मैसेज आया। ईवा ने देखा, डॉ मिरेकल, आपने जो रिपोर्ट्स भेजी थी दे आर जस्ट ओसम, हम आपसे मिलना चाहते हैं। ईवा की उंगलियां लैपटॉप पर चली। आई एम नॉट फ्री नाउ। उधर से कुछ समय बाद रिप्लाई आया, इट्स ओके, आपके पास जब समय हो हम तब मिल सकते हैं, तब तक हम ऑनलाइन कॉन्टेक्ट में रहेंगे। ईवा ने लैपटॉप बंद कर दिया क्योंकि कॉलेज आ चुका था। ईवा के आते ही सभी स्टूडेंट्स उसे अजीब नजरों से देखने लगे, लेकिन ईवा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो आगे बढ़ती रही। उसी समय कामना की बस आकर रुकी। जैसे ही वो कॉलेज के अंदर आई, उसकी दोस्त संजू ने उसका हाथ पकड़ लिया। कामना, यू नो व्हाट, आज ईवा कॉलेज आई है। आई मीन, हाउ इज इट पॉसिबल। उसने अपने भाई के साथ इतना बुरा किया और फिर भी ये कॉलेज आ गई। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन कोई भी फैमिली अपने बच्चों को बचाएगी। तू सही कह रही है, मैंने भी सुना था माथुर फैमिली ईवा को लड़कों से ज्यादा फेवर करती है, लेकिन आज देख भी लिया, बट इट्स सो डिस्गस्टिंग। संजू, समर और कामना क्लासमेट्स थे। संजू समर को पसंद करती थी। पहले उसने ईवा से दोस्ती की क्योंकि ईवा समर की इकलौती बहन थी। उसके जरिए वो समर को पाना चाहती थी, लेकिन ईवा ने उसे बिल्कुल घास नहीं डाली, बल्कि उसके इरादे भांप गई और बोली, मेरे भाई से दूर रहना, समझी। संजू गुस्से में बौखला गई थी। वो क्यों समर के लायक नहीं है, ये ईवा सबसे चिढ़ती है। फिर संजू की दोस्ती कामना से हुई क्योंकि कामना समर की दोस्त थी। ईवा की जहां करेले की तरह कड़वी जुबान थी, वहीं कामना की कोयल जैसी मीठी। अच्छा कामना, हमारी क्लास में सबने समर के लिए वेल विशेज कार्ड तैयार किए हैं, लेकिन हमें नहीं पता वो किस हॉस्पिटल में है। क्या तू हमें अपने साथ ले जाएगी, संजू ने कहा। अभी समर को आराम करने दो, वो इतने सारे लोगों को देखकर गुस्सा हो जाएगा। कामना का जवाब सुनकर संजू का चेहरा लटक गया। ठीक है, फिर तुम ही हमारे कार्ड ले जाना। कामना ने देखा संजू नाराज है, तो वो बात संभालते हुए बोली, जब समर का मूड अच्छा होगा मैं बात करती हूँ उससे। सच, संजू खुशी के मारे उछल पड़ी। तू कितनी अच्छी है, एक वो घमंडी ईवा है ना, तेरे जितनी सुंदर ना होशियार। गुस्सा तो नाक पर रखा रहता है, धीरे से कहीं वो सुन ना ले। सुनती है तो सुने, मैं क्या डरती हूँ इससे। कैसे मुंह उठाकर चली आई, इसे नहीं पता इसकी बैंड बजने वाली है। मतलब, कामना ने उत्सुकता दिखाई। अरे अपनी वो लेडी डॉन सोफी है ना, उसने कसम खा रखी है इस ईवा को सबक सिखाने की। सोफी कॉलेज के चेयरमैन की बेटी थी। पूरे कॉलेज में उसका दबदबा था, कोई उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। सोफी समर के म्यूजिक की फैन थी और जैसे ही उसे खबर मिली कि ईवा ने समर का हाथ तोड़ दिया और समर अब कभी पियानो नहीं बजा पाएगा, सोफी गुस्से में फट पड़ी। डीके कॉलेज, काल्पनिक नाम, शहर का बेस्ट कॉलेज था। यहाँ 3 तरह के स्टूडेंट्स होते थे। पहले जो पढ़ाई में टॉपर है, जैसे कामना। दूसरे जिनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, जैसे ईवा। और तीसरे जिनके पास टैलेंट भी है और फैमिली बैकग्राउंड भी, जैसे ईवा का भाई समर। ईवा पढ़ने में बिल्कुल जीरो थी। ईवा जैसे ही क्लास में घुसी, सबकी नजरें उस पर। ईवा सबकी नजरों के बीच अपनी सीट के पास गई। उसने देखा वहां उसकी जो बुक्स रखी रहती थी वो गायब है। ईवा की नजर क्लास में पीछे रखे डस्टबिन में गई, जहां उसकी किताबें
किसी ने फेंक दी थी। क्लास में घोर सन्नाटा छा गया। ईवा की नज़र अपनी डेस्कमेट पर गई। ये थी गुंजन। गुंजन डरपोक स्वभाव की थी। ईवा को नजरें देखकर ही उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मैंने कुछ नहीं किया, ये सोफी का काम है, मैं सच बोल रही हूँ, वो कांपते हुए बोली। सोफी? ईवा ने याद किया, ये सोफी इस कॉलेज की लेडी डॉन थी और इसकी कामना से काफी गहरी दोस्ती थी। कामना का एक नौकरानी से सोसाइटी में ऊंचा स्थान पाने तक के सफर में इस सोफी का बड़ा रोल था। कामना ऐसी हीरोइन थी जिसकी सबसे बनती थी। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। सोफी दंदनाती हुई पीछे के दरवाजे से अंदर घुसी। उसके पीछे उसकी पूरी टोली थी। ईवा के आने की खबर सुनते ही वो यहाँ धमक पड़ी थी। ईवा को उंगली दिखाते हुए सोफी चिल्लाई, तेरी हिम्मत कैसे हुई कॉलेज में आने की? अपने भाई को धक्का देते हुए तेरा दिल नहीं कांपा? तुझमें शर्म नाम की चीज है या नहीं? निकल जा अभी के अभी, वापस कॉलेज में मत आना, यहाँ कोई तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। किसने कहा मैंने समर को धक्का दिया? ईवा ने बेहद शांत भाव से कहा। ये सवाल उसने नोवेल वाली ईवा की तरफ से पूछा था, जिसने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। जो देखो वो उसे सुनाए ही जा रहा है। उसके घरवालों तक तो ठीक था, लेकिन अब ये लोग जिन्हें वो सही से जानती भी नहीं, उसे बेमतलब में जो मन कर रहा है वो सुना रहे हैं। सब लोग जानते हैं, तुमने ही अपने भाई को धक्का दिया है। सोफी कमर पर हाथ रखकर बोली। सबने कहा है? उन सब में से किसी ने अपनी आंखों से कुछ देखा है या किसी के पास कोई सबूत है? ईवा का सवाल सुनकर सोफी की बोलती बंद हो गई, क्योंकि वाकई में इस बात का किसी के पास कोई सबूत नहीं था। लेकिन वो इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती। ये लड़की जानबूझकर उसे घुमा रही है। सोफी ने ईवा को उंगली दिखाई। मैं तुम्हारी गोल गोल बातों में नहीं फंसने वाली, समझी तुम? ईवा ने जोर से मेज पर हाथ मारा। सब आंखें बड़ी करके उसे देखने लगे। ईवा का हाथ अपने बैग के अंदर गया और उसने कुछ बाहर निकाला। ये क्या? चाकू? चाकू? कुछ देर तक जो लड़की खुद को डॉन समझ रही थी वो डरकर 2 कदम पीछे हट गई। एक शर्त लगाते हैं, अगर तुमने सबूत दिखा दिया तो तुम मेरा हाथ काट सकती हो, लेकिन अगर सबूत नहीं है तो मैं तुम्हारा हाथ काटूंगी। तुम पागल हो? सोफी चींखी। गुंजन भी डरकर पीछे हट गई थी। बाकी के बच्चे भी आंखें फाड़े ईवा को देख रहे थे। डरने की क्या बात है? तुम्हारे पास सबूत है तो हाथ मेरा कटेगा, या तुम्हारे पास सबूत ही नहीं है? सोफी की बोलती बंद हो गई। अगर वो ना कहेगी तो उसकी क्या इज्जत रह जाएगी, और हाँ कहेगी तो हार जाएगी, क्योंकि उसके पास वाकई में कोई सबूत नहीं था। सभी की नज़र सोफी पर थी। सोफी के माथे पर पसीने आ गए। ऐसी परिस्थिति में वो पहली बार फंसी थी। ना भागते बनता था ना खड़े होते। तभी उसकी साथी बोली, बॉस आप क्यों इसके मुंह लग रही हो? ये कॉलेज में चाकू लाई है, इसकी क्लास टीचर से कंप्लेन करते हैं, वो जरूर इसे कॉलेज से निकाल देंगे। सोफी ने तुरंत हाँ में सर हिलाया। ईवा की बातों ने उसका दिमाग ही बंद कर दिया था। सोफी फुफकारती हुई अपनी टोली के साथ चली गई। सभी स्टूडेंट्स हैरत भरी नजरों से ईवा को देखने लगे। ईवा ने सोफी को भगा दिया। थोड़ी देर बाद क्लास टीचर आए। वो 50 के लगभग के मोटे थुलथुले थे। सिर के बीचों बीच कुछ बाल बचे हुए थे। आते ही उन्होंने सभी स्टूडेंट्स पर नजर घुमाई और उनकी नजर ईवा पर रुक गई। ईवा, मैंने सुना है तुम कॉलेज में चाकू लाई हो। उन्हें ही नहीं, कॉलेज में सबको पता था ईवा ने अपने भाई के साथ क्या किया। लेकिन ईवा के फैमिली बैकग्राउंड की वजह से कोई टीचर कुछ नहीं कह सकता था। क्लास टीचर ने बिना सच जाने सिर्फ अफवाहें सुनकर अपने मन में ईवा की गलत इमेज बना ली थी। मेरे पास कोई चाकू नहीं है, ईवा ने बड़े शांत अंदाज में कहा। हाउ डेयर यू? मैंने अपनी आंखों से तुम्हें अपने बैग से चाकू निकालते देखा था, यहाँ तक कि क्लास में सभी ने देखा था, सोफी चिल्लाई।
क्लास टीचर ने भी ईवा को घूरा। ईवा चुपचाप अपनी गलती मान लो और चाकू इधर लाओ, नहीं तो मजबूरन मुझे तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाना होगा। ईवा ने अपने बैग में से चाकू निकाला। चाकू देखते ही सोफी उछल पड़ी। सर देखिए, मैंने कहा था ना इसके पास चाकू है। ये चाकू नहीं टॉफी है, ईवा ने कहा। टॉफी? तुमने सबको पागल समझता है, सोफी गुर्राई। सबकी नजरों के सामने ईवा ने चाकू अपने मुंह में रख लिया। सबकी चींख निकल गई। तभी सबने कच की आवाज सुनी, वो चाकू टूट गया। ईवा ने अपने होठों पर जीभ फिराई। ये टॉफी चीनी से बनी है, इट्स शुगर आर्ट। कहते हुए ईवा ने अपने बैग से एक और नाइफ निकाला और मेज पर तोड़ दिया। चाकू के टुकड़े टुकड़े हो गए। सबके मुंह देखने लायक थे, खासकर सोफी और क्लास टीचर। इस लड़की ने मुझे इतना बड़ा पोपट बनाया। सोफी गुस्से में उफन रही थी। एपिसोड 7 अनटाइटल्ड। क्लास टीचर बिलबिला कर रह गए, कौन इस तरह की टॉफी लाता है? ये लड़की जानबूझकर बवाल करना चाहती थी। सब अपनी सीट पर बैठ जाएं, क्लास टीचर ने कहा। सोफी भी वापस जाने को मुड़ी तभी वेट अ मिनट सर, मुझे कंप्लेन करनी है, किसी ने मेरी बुक्स डस्टबिन में फेंक दी, ईवा ने कहा। सोफी ने ईवा को घूरा। उसकी आंखें आग उगल रही थी, जैसे अभी उसे भस्म कर देगी। क्लास टीचर को भी ईवा की कंप्लेन में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उनके हिसाब से वो सिर्फ पैसों के दम पर इतने बड़े कॉलेज में है। लेकिन अब पूरी क्लास के सामने वो चुप भी नहीं रह सकते थे। इसलिए क्लास टीचर ने सभी स्टूडेंट्स की तरफ देखकर कहा, किसने किया है ये सब? किसी को पता है तो वो आगे आए, नहीं तो इससे बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। सब चुप रहे। सबको पता था ये काम सोफी का था। सोफी ने सबके सामने ईवा की बुक्स फेंकी थी, लेकिन उसके खिलाफ कोई नहीं जाना चाहता था। गुंजन ने भी सिर झुका लिया। सोफी सर के पीछे खड़ी थी। उसने सभी स्टूडेंट्स को अपनी नजरों से धमकाया, जैसे कह रही हो, अगर किसी ने मुंह खोला तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। सबने सिर झुका लिया। किसी को नहीं पता तो अभी इस बात को यहीं खत्म करते हैं। किसी को कुछ पता चले तो मेरे ऑफिस में आकर बता सकता है, क्लास टीचर ने बात टालते हुए कहा। सोफी ने ईवा को विजयी मुस्कान दी, जैसे कह रही हो, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्लास टीचर वापस अपनी चेयर पर बैठने को हुए तभी, सर ये घटना इसी हफ्ते हुई है। आई एम श्योर सीसीटीवी फुटेज से सब क्लियर हो जाएगा, ईवा ने बड़े शांत अंदाज में कहा। सोफी की तो जान ही सूख गई। कैमरे में तो सब रिकॉर्ड हो गया होगा। क्लास टीचर के एक्सप्रेशन भी कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे। उन्होंने ईवा को डांटते हुए कहा, अब तुम मुझे बताओगी मुझे क्या करना है? मैं सिर्फ उस बच्चे को अपनी गलती सुधारने का मौका दे रहा था। ईवा ने हाँ में सर हिलाया। ओके, लेकिन अगर वो अपनी गलती ना सुधारे तो आप रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। क्लास टीचर इतना गुस्सा थे कि उन्हें समझ नहीं आया क्या बोले। सोफी ने एक सरसरी निगाह ईवा पर डाली और चली गई। उसे किसी तरह उस रिकॉर्डिंग से छुटकारा पाना होगा। दूसरी ओर केशव अपने रूम में आया, जहां वो अपने दोस्तों के साथ रहता था। केशव अभी सेकेंड ईयर में था। उसके कमरे में घुसते ही उसका दोस्त सौरभ उस पर कूद पड़ा। दूर रह, मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, केशव ने मुंह बनाकर उसे धक्का दे दिया। केशव, एक ऐसी खुशखबरी है जिसे सुनकर तू भी खुशी से झूम उठेगा। ऐसी क्या बात है? हमारे सॉफ्टवेयर के लिए इन्वेस्टमेंट मिल गई है, वो भी पूरे 20 लाख। सौरभ खुशी से झूम रहा था। वो लोग एक सॉफ्टवेयर बना रहे थे। उन सभी दोस्तों में टैलेंट था पर पैसा नहीं, ऐसे में उन्हें इन्वेस्टर की जरूरत थी। ये सुनकर केशव का चेहरा भी खिल उठा। सच? हाँ भाई सच। नाम क्या है उनका? मिरेकल। मुझे उनका नंबर दे। सौरभ ने नंबर दे दिया। केशव ने मैसेज किया, हेलो, आई एम केशव, द ऑनर ऑफ लाइट सॉफ्टवेयर।
इधर ईवा के फोन पर ये मैसेज आया, उसने तुरंत कोई रिप्लाई नहीं किया। वो केशव से दूर रहना चाहती थी। नोवेल की ईवा केशव का प्यार चाहती थी, लेकिन इस ईवा को पैसों से मतलब था, तभी तो उसने अपना नाम बदल रखा था। नोवेल में केशव का ये सॉफ्टवेयर बहुत सक्सेसफुल हुआ था और ईवा अपने हाथ से पैसे कमाने का ये सुनहरा मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। छुट्टी के समय आज सम्राट उसे लेने आया था। राधा 2 दिन के आराम के बाद वापस हॉस्पिटल चली गई थी। समर को उसकी इस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी। ईवा ने सम्राट का चेहरा देखा जो थकान से चूर लग रहा था, आंखों के नीचे काले गहरे हो रखे थे। दरअसल सम्राट फॉरेन में अपनी कंपनी को भी यहाँ से संभाल रहा था और समर की भी देखभाल करनी थी। सुबह के 4 बजे तक वो काम करता था और मुश्किल से 4 घंटे की नींद ले पा रहा था। ईवा के बैठने के बाद सम्राट ने गाड़ी स्टार्ट की और बोला, आज घर पर सिर्फ हम दोनों हैं, खाना बाहर खा लेते हैं। सम्राट का गुस्सा पहले से कम था, लेकिन अभी भी वो ईवा से ऐसे बात कर रहा था जैसे वो उसकी एम्प्लॉय हो, बहन नहीं। सम्राट ने घर की मेड लतिका को भी अपनी मां राधा की देखभाल के लिए भेज दिया था। वो नहीं चाहता था कि समर के ठीक होने से पहले ही उसकी मां बीमार हो जाए। घर चलकर खा लेंगे, ईवा ने कहा। ये भी ठीक है, बाहर से खाना ऑर्डर कर लेंगे। सम्राट ने गहरी सांस ली। बाहर जाकर खाने की उसमें बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। घर आकर सम्राट की नज़र दरवाजे के पास रखें पार्सल पर गई। इन्हें मैंने ऑर्डर किया है, ईवा ने सामान उठाकर कहा। सम्राट ने आगे कुछ नहीं पूछा। आप जाकर रेस्ट कीजिए, खाना जब रेडी होगा मैं आपको बुला लूंगी। सम्राट ने ईवा की बात का ये मतलब समझा कि वो खाना ऑर्डर करेगी, जब खाना सर्व हो जाएगा वो उसे बुला लेगी। सम्राट हाँ कहकर अपने कमरे में चला गया। उसे नहीं पता था कि उसके जाते ही ईवा किचन में चली गई और खाने की तैयारी करने लगी। ईवा ने एक्सपर्ट शेफ की तरह बहुत ही स्वादिष्ट खाना तैयार कर दिया। 1 घंटे बाद सम्राट नीचे आया। आज टेक आउट आने में बड़ी देर लग गई। वो बुदबुदा रहा था कि उसकी नज़र डाइनिंग टेबल पर गई जहां गर्मागर्म खाना सर्व हो गया था। खाना की लजीज महक से पूरा लिविंग रूम महक गया था। सम्राट ने आज कुछ ज्यादा ही खा लिया। डिलीवरी में देर तो ज्यादा लगी, लेकिन खाना बहुत टेस्टी था, उसने मन ही मन सोचा। खाने के बाद ईवा ने किचन साफ किया और अपने कमरे में आकर उसने पार्सल खोला। पहले पार्सल में एक मिनी कैमरा था, ये इतना छोटा था मतलब पेन शार्पनर से भी छोटा। दूसरा पार्सल खोला तो उसमें ऊन और सिलाई थी। कुछ देर तक ईवा ने बुनाई की। उसे हर काम का शौक था और वो एक ही काम ज्यादा देर तक नहीं करती थी, थोड़ा थोड़ा सब चीज करती थी। बुनाई के बाद वो अपने स्टडी रूम में पढ़ने चली गई, क्योंकि पहले वाली ईवा पढ़ने में वीक थी और वो भी नई थी। वो अपनी पढ़ाई पूरे दिल से कर रही थी। रात के 11 बजे सम्राट ने जब ईवा के स्टडी रूम की लाइट खुली देखी, वो अंदर आया। ईवा टेबल पर सिर रखकर पढ़ते पढ़ते सो गई थी। सम्राट ने देखा ईवा बहुत कमजोर लग रही है, चेहरा भी हल्का पीला पड़ गया था। आजकल ईवा भी देर से सोती थी। सोते हुए ईवा बहुत मासूम और प्यारी लग रही थी। सम्राट का दिल अपनी प्यारी बहन के लिए दुखा। वो आगे आया और ईवा को गोद में उठाकर बाहर ले जाने लगा। वो ईवा को उसके कमरे में ले जा रहा था जिससे वो आराम से सो सके, लेकिन जैसे ही सम्राट ने ईवा को गोद में उठाया, ईवा ने घबराकर आंखें खोल दी। उसकी आंखों में डर और दहशत थी। सम्राट को देखकर उसकी आंखों का डर धीरे धीरे कम हो गया। ईवा बचपन से ही अपनों से दूर रही थी। उसने अपने पूरे जीवन में किसी का प्यार नहीं देखा था। यही कारण था कि वो इतना डर गई थी और किसी के साथ सहज नहीं हो पा रही थी। सम्राट भी ईवा के रिएक्शन से हैरान था। ईवा तुरंत सम्राट की गोद से उतर गई। अपना सामान समेटकर वो चली गई। क्या इन दिनों मैं ईवा के प्रति ज्यादा सख्ती बरत रहा हूँ? नहीं, मुझे समर के लिए भी सोचना होगा। समर भी मेरा छोटा भाई है। जो ईवा ने समर के साथ किया उसकी माफी इतनी आसानी से नहीं मिल सकती। और ईवा को सिर्फ 2 दिन की थकान है, जबकि समर का तो भविष्य अंधकार में डूब गया है।
अपने भाई को याद करके सम्राट का मन दुखी हो गया क्योंकि उन्होंने पूरा जोर लगा लिया था लेकिन समर का हाथ ठीक होना लगभग नामुमकिन लग रहा था। सम्राट ने ईवा की चिंता दिल से निकाल दी और सोने चला गया। एपिसोड 8 सोफी और ईवा की टक्कर। अगली सुबह सम्राट ईवा को कॉलेज छोड़ने गया। रास्ते भर दोनों ने एक शब्द नहीं कहा। क्लास में एंटर करते ही सोफी अपनी टोली के साथ आ धमकी। ईवा के रिकॉर्डिंग वाली बात से सोफी बहुत डरी हुई थी लेकिन अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसने रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी। अब वो ईवा का मजाक बनाने आई थी। क्यों? बहुत शौक था ना मुझे फंसाने का? लेकिन तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। वो रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी मैंने। अब कैसे प्रूफ करेगी कि मैंने ही तेरी किताबें फेंकी थी? सोफी इतराते हुए बोली। उसके पीछे खड़ी पलटन खी खी करके हंसने लगी। ईवा शांत रही और धीरे से कहा, अगर रिकॉर्डिंग गायब हो जाएंगी तो सबको शक नहीं होगा? शक होने से मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पता है क्यों? क्योंकि मेरे पापा इस कॉलेज के चेयरमैन हैं। ईवा खामोश रही। सोफी को बहुत मजा आ रहा था। आज की रिकॉर्डिंग डिलीट नहीं करूंगी मैं। तेरा मन करे तो दिखा देना सबको और रो रो कर बताना कैसे मैंने तेरी बेइज्जती की है। एक बार फिर सब ठहाके लगाकर हंसने लगे। दरअसल कॉलेज के कैमरों में साउंड रिकॉर्ड नहीं होती थी, सिर्फ वीडियो होती थी, इसलिए सबको यही लगेगा सोफी उससे बातें कर रही है। इसी कारण सोफी खुलेआम उसे धमकी दे रही थी। रहा सवाल क्लास में मौजूद स्टूडेंट्स का, वो तो मुंह खोलने से रहे। अपने पिता की पोजीशन का इस तरह इस्तेमाल करना अच्छा नहीं है, ईवा ने कहा। क्यों जलन हो रही है? हाँ हाँ हाँ, तू सिर्फ जल सकती है लेकिन कर कुछ नहीं पाएगी। मेरे डैड इस कॉलेज के चेयरमैन हैं। इस कॉलेज में मेरा राज चलता है, मेरे सामने सबको झुकना पड़ता है। मैं चाहूँ तो तुझे अभी धक्के मारकर इस कॉलेज से निकलवा सकती हूँ। सोफी ईवा के सामने आई। ये मेरी आखिरी वार्निंग है, इज्जत के साथ इस कॉलेज से निकल जा, नहीं तो तेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। टीचर के आने का समय हो गया था, इसलिए सोफी अपनी पलटन के साथ निकल गई। आज वो बहुत अच्छे मूड में थी। ईवा के साथ वो मारपीट इसलिए नहीं कर सकती थी क्योंकि ईवा की फैमिली बहुत पावरफुल थी, नहीं तो अब तक वो उसकी धुलाई भी कर चुकी होती। सोफी के जाते ही ईवा ने अपनी शर्ट की जेब में फिट हुआ कैमरा निकाला और उसमें से मेमोरी कार्ड निकालकर अपने लैपटॉप में लगा दिया। गुंजन हैरान रह गई। तुमने सब रिकॉर्ड कर लिया? ईवा ने छोटा सा जवाब दिया और वीडियो की एडिटिंग करने लगी। कॉलेज के कैमरों में एक तो साउंड रिकॉर्ड नहीं होता था, दूसरा सोफी चेयरमैन की बेटी होने की वजह से उन्हें डिलीट कर देती। ईवा ने सब कुछ पहले ही सोच लिया था, इसलिए उसने ये तरकीब अपनाई थी। 10 मिनट की एडिटिंग के बाद वीडियो में सबके चेहरे ब्लर हो गए थे और कहीं भी ईवा का नाम नहीं था। इसके बाद ईवा ने वो वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। जल्द ही वो वीडियो वायरल हो चुकी थी। सभी वीडियो को शेयर और कमेंट कर रहे थे। किस कॉलेज का वीडियो है ये? ये लड़की समझती क्या है खुद को? चेयरमैन की बेटी है तो किसी के साथ कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया? मैं तो कहता हूँ इस चेयरमैन को ही सस्पेंड कर देना चाहिए और इस लड़की को भी कॉलेज से निकाल देना चाहिए। ये रैगिंग है, दिस इज ए क्रिमिनल ऑफेंस। क्योंकि फोटो ब्लर थी और किसी का नाम सुनने में नहीं आ रहा था, किसी को नहीं पता था ये किस कॉलेज का वीडियो है। लेकिन जिस कॉलेज की ये वीडियो थी वो तो सोफी का थुलथुला शरीर और उसके पीछे खड़ी उसकी 2 चमचियों को देखकर ही पहचान गए थे कि ये उनके कॉलेज की सोफी का वीडियो है। चेयरमैन को ऊपर से सब जल्दी ठीक करने का आर्डर आया, नहीं तो उसकी नौकरी जा सकती थी। चेयरमैन मिस्टर भूषण के माथे पर लकीरें पड़ गई। उन्होंने अपनी बेटी को अपने ऑफिस में बुलाया। सोफी अभी तक अपने किए कारनामे से अनजान थी। जैसे ही वो अंदर आई मिस्टर भूषण उस पर भड़क उठे। कैसी नालायक बेटी को जन्म दिया है मैंने? तुम्हारे अंदर दिमाग नाम की कोई चीज है या सिर्फ भूसा भरा है?
तुम पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा पर तुम बाज नहीं आओगी। पढ़ाई लिखाई तो दूर की बात है, मैडम को लेडी डॉन बनने का भूत सवार है। क्या करना क्या चाहती हो? मुझे गुस्से से मारने का इरादा है। कुछ पल तो सोफी पागलों की तरह मुंह खोले देखती रह गई, फिर उसे भी गुस्सा आ गया। मुझे डांटने के अलावा कुछ आता है आपको? किया क्या है मैंने? किया क्या है? ये देखो अपनी करतूत। मिस्टर भूषण ने फोन सोफी के आगे कर दिया। सोफी ने फोन उठाया। वीडियो देखती ही उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। ये तो आज सुबह का ही वीडियो है। इसका मतलब वो ईवा मेरी वीडियो बना रही थी? सोफी का चेहरा पीला पड़ गया। भूषण ने फोन छीन लिया। क्या हुआ? बोलती बंद हो गई। भूषण जी को लगा सोफी को अपनी गलती का एहसास होगा, लेकिन उल्टा सोफी उन पर भड़क उठी। मुझे सुनाने से पहले अपने आप को देखिए। आपने मेरी माँ को चीट नहीं किया था क्या? यहाँ तक आप कभी बैठकर मुझसे बात करते हो? मुझे बेटी मानते भी हो? वाह बेटा वाह। अगर मैं तुम्हें बेटी नहीं मानता तो तुम इस कॉलेज में पैर रखकर तो दिखा देती। मेरी बदौलत है जो तुम सबके सामने दादागिरी करती फिरती हो। सोफी की बोलती बंद हो गई, क्योंकि ये सब सच था। भले ही डैड उसके साथ बातें नहीं करते थे, समय नहीं देते थे, लेकिन पैसों की कोई कमी नहीं थी और वो तो पढ़ने में भी जीरो थी। ये वीडियो मैं इंटरनेट से हटवा दूंगा, लेकिन आज शाम तक ओरिजिनल वीडियो से छुटकारा पाओ। अगर असली वीडियो सामने आ गई तो तुम अपने साथ मुझे भी ले डूबोगी। सोफी ने हाँ में सर हिलाया। मुझे पता है असली वीडियो किसके पास है। हम आज रात में एक बड़ी पार्टी से मिलने जा रहा हूँ। अगर तुम्हारी वजह से कोई दिक्कत आई तो तुम्हारी इस महीने की पॉकेट मनी कैंसिल। अल्टीमेटम मिलते ही सोफी हवा की रफ्तार से भाग निकली। छुट्टी का समय था। ईवा अपना बैग पैक कर रही थी कि सोफी दंदनाती हुई आई। ईवा, तेरी इतनी जुर्रत, तूने मेरी वीडियो बनाई? तू जानती नहीं मैं क्या कर सकती हूँ। ईवा ने शांति से अपना बैग पैक करा, जबकि क्लास में सारे स्टूडेंट्स की सांसें अटकी हुई थी। सोफी को लगा ईवा के बैग में ही वो डिवाइस होगा जिसमें उसकी वीडियो है। उसने छीनने के लिए हाथ बढ़ाए। कोई फायदा नहीं है, तुम्हारी वीडियो की बहुत सारी कॉपी है मेरे पास। तुमने मुझे नाखुश किया तो आगे तुम खुद ही समझदार हो। ईवा ने शांति से उसकी आंखों में देखा। सोफी फुफकार कर रह गई। अगर वो असली वीडियो वायरल हो गई तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सोफी ने गहरी सांसें ली और कहा, आखिर चाहती क्या है तू? ईवा ने सिर हिलाया। अब इस लड़की ने काम की बात की। सिंपल है, जब तक तुम मुझसे पंगा नहीं लोगी ये वीडियो मेरे पास सुरक्षित है, नहीं तो। तू मुझे धमकी दे रही है? ईवा ने कुछ नहीं कहा, बस सोफी की आंखों में देखा। सोफी का मन कर रहा था ईवा का मुंह तोड़ दे। सभी स्टूडेंट्स को लगा अब तो पक्का ईवा का भरता बनने वाला है। ठीक है, इस बार तू जीत गई, सोफी ने हार मानकर कहा। ईवा ने अपना बैग कंधे पर डाला और चली गई। अब स्टूडेंट्स के मुंह खुले रह गए। पहली बार किसी ने सोफी को सबक सिखाया, और वो भी नाजुक सी दिखने वाली ईवा ने। इस समय उन्हें ईवा बहुत कूल लग रही थी। एपिसोड 9, ईवा का घर से जाना। शाम को मिस्टर भूषण मनोज जी से मिलने गए। मनोज जी से उनके 10 साल से बिजनेस रिलेशन थे। मनोज जी के घर ही मनन ओबरॉय रुका हुआ था। मनोज जी का बेटा आनंद मनन का दोस्त था। मनन मनोज जी की पुरानी हवेली में रुका हुआ था। वो हवेली ईवा के दादा दादी की हवेली के बराबर में थी। भूषण जी ने बहुत ही कीमती तोहफा तैयार किया था। इस समय वो मनोज जी के सामने बैठे थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी जल्दी मेरा धन्यवाद मत करो भूषण, मैं तुम्हें उस तक ले जा सकता हूँ, लेकिन आगे का काम तुम्हारे हाथ में है। मैं समझ गया, भूषण ने कहा और मन ही मन सोचने लगा, एक जवान अमीर घर के लड़के से इतना क्या डरना, इन लड़कों के मिले जुले शौक होते हैं।
भूषण को देखकर मिस्टर मनोज सब समझ गए कि वो क्या सोच रहा है। उन्होंने अपना सिरना में हिलाया। इसे नहीं पता वो कोई साधारण लड़का नहीं, आग का गोला है। वो ऊपर आनंद के साथ बिलियर्ड्स खेल रहा है, चलो। भूषण मुस्कुराते हुए उनके पीछे पीछे चल दिया। फर्स्ट फ्लोर पर बने बड़े से हॉल में अनेकों तरह के इंडोर गेम्स थे। दो हैंडसम लड़के खेल रहे थे। पहला लड़का जेंटलमैन की तरह था, उसके चेहरे पर एक कोमलता थी। वहीं दूसरा लड़का पहले वाले से भी ज्यादा हैंडसम था। उसमें एक अलग सा ओरा था। उसकी स्माइल जितनी दिलकश थी उतनी ही डेंजरस। उनके चारों तरफ बॉडीगार्ड्स खड़े थे। भूषण ने पहली बार मनन को देखा था। उसे लगा था मनन बीमार सा दिखने वाला कमजोर लड़का होगा, लेकिन सामने खड़ा मनन कहीं से भी कमजोर नहीं लग रहा था। उसने ब्लैक शर्ट पहनी थी, ब्लैक पैंट्स। शर्ट के ऊपर के 3 बटन खुले हुए थे, जिसमें उसकी कसी हुई बॉडी साफ नजर आ रही थी। भूषण की हिम्मत नहीं हुई कि वो बीच में मनन को टोके, इसलिए उसने बाहर ही इंतजार किया जब तक कि गेम खत्म नहीं हो गया। गेम पूरा होते ही वो मुस्कुराते हुए अंदर आया। ओबरोए साहब, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। ये आपके लिए इस नाचीज की तरफ से छोटा सा तोहफा। भूषण ने अपने हाथ में पकड़ा गिफ्ट आगे बढ़ाया। ये लिमिटेड एडिशन कार की चाबी है। मनन ने फाइनली भूषण की तरफ देखा। मनन की नजर बाज की तरह थी, जो किसी की आत्मा तक देख ले कि सामने वाला किस मकसद से उसके पास आया है। भूषण की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मनन ने एक तिरछी मुस्कान दी, इधर आओ। भूषण धड़कते दिल के साथ आगे बढ़ा। मनन ने अपने हाथ में पकड़ी क्यू स्टिक भूषण को पकड़ा दी, प्ले विद हिम। मनन ने आनंद की तरफ इशारा किया और बिना गिफ्ट पर नजर डाले सोफे पर पैर चढ़ाकर बैठ गया। भूषण को तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मनन के सामने उसकी आवाज ही नहीं फूट रही थी। खेलने के अलावा कोई चारा नहीं था। मनोज जी मनन के पास आए। उन्होंने डरते हुए कहा, मनन तुम्हें बुरा लगा क्या? मैं तुम्हारी इजाजत के बिना इसे यहाँ ले आया। मनन कुछ देर चुप रहा, फिर खतरनाक स्टाइल में कहा, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। डोंट वरी, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मनोज जी जल्दी से बोले, बिना मनन की इजाजत के कोई उससे नहीं मिल सकता था। जैसे कि अब भूषण को मनन से बात करने का मौका ही नहीं मिला। ना उसकी हिम्मत थी, उसकी ऐसी हालत थी, उसकी हालत ऐसी थी जैसे बब्बर शेर के सामने बकरी। कुछ देर में आनंद मनन के पास आया। अच्छा सबक सिखाया, इसे कॉलेज में बहुत दादागिरी करता था। दरअसल आनंद भी उसे कॉलेज से पढ़ा था जहां ईवा पढ़ती है। बड़े साहब, मनन के दादाजी ने आर्डर दिया है तुम्हें लड़कियों से मिलवाऊं, आनंद ने बताया। ये कोई पहली बार नहीं था। बड़े साहब यानी मनन के दादाजी मनन की शादी के पीछे पड़े हुए थे। कारण भी था, मनन की उम्र नहीं, उम्र तो उसकी अभी 22 साल ही थी। कारण था मनन की बीमारी। मनन देखने में तो स्वस्थ लगता था, कोई नहीं कह सकता था उसे जानलेवा बीमारी है, लेकिन सच यह था कि उसे दिल का एक गंभीर रोग था। दादाजी को यही डर लगा रहता था, मनन को कुछ हो गया तो उनका वंश कैसे चलेगा। उनका बड़ा बेटा मर चुका था, छोटे बेटे ने आज तक शादी नहीं की थी और पोता था कि उनकी बात नहीं मानता था। मनन को अपनी जान की बिल्कुल फिक्र नहीं थी, उसे अपने जीवन से कोई खास लगाव नहीं था, जबकि जिंदगी में उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। दादाजी ने मनन के लिए लड़की देखने का जिम्मा आनंद को सौंप रखा था, लेकिन आनंद बेचारा खुद परेशान। मनन के लिए लड़की देखना मतलब रेगिस्तान में कुआं ढूंढना। मनन को हर चीज में इंटरेस्ट था सिवाय लड़कियों के। तुम संभाल लेना, मनन कहकर चला गया। आनंद ने गहरी सांस ली, कहाँ फंस गया। दादा कहते हैं लड़की ढूंढो, पोता कहता है खुद संभाल लो। हे भगवान, कोई चमत्कार दिखाओ, मनन के जीवन में जल्दी से ऐसी लड़की भेज दो जिससे मनन को बेइंतहा प्यार हो जाए। ईवा अपने कमरे में पढ़ रही थी जब राघव जी और सम्राट कमरे में आए। दोनों के एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे वो कुछ कहना चाहते हो लेकिन कह ना पा रहे हो।
राघव जी हिम्मत करके आगे बढ़े। ईवा, पापा को तुमसे कुछ बात करनी है। ईवा ने सीरियस होकर सिर हिलाया। तुम्हारा भाई समर, उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया है। राघव जी अटकते हुए बोले और चुप हो गए। आगे की बात कहने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। डैड, आप रहने दीजिए, मैं बोलता हूँ। सम्राट आगे आया। उसके चेहरे पर इतनी घबराहट नहीं थी। समर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल रहा है, लेकिन उसका हाथ अभी ठीक नहीं हुआ है, ना कोई सर्जन हमें मिला है। ऐसे में डॉक्टर ने कहा है कि समर को घर ले जाना चाहिए, इससे उसका मूड ठीक हो जाएगा। लेकिन समर तुमसे नहीं मिलना चाहता। अगर तुम उसके सामने रहोगी तो वो ठीक होने की जगह पैनिक हो जाएगा। इसलिए हम सबने फैसला किया है, कुछ दिनों के लिए तुम दादा दादी की हवेली में रहोगी। हमने उनसे बात कर ली है। जो सामान ले जाना है वो पैक कर लो। कल कॉलेज के बाद डायरेक्ट हवेली चले जाना। सम्राट ने बिना पलके झपकाए सब कुछ कह दिया। सम्राट और राघव जी ध्यान से ईवा का चेहरा देख रहे थे। ईवा रोएगी, चिल्लाएंगी कि उसे कहीं नहीं जाना और वो उसे समझाएंगे। ठीक है, ईवा ने बिना किसी भाव के सिर हिलाया और अपनी पैकिंग करने लगी। रोने चिल्लाने से ज्यादा ईवा की खामोशी ने उनका दिल छलनी कर दिया था। एपिसोड 10, मनन एंड ईवा। ईवा चुपचाप अपना सामान पैक करने लगी। सम्राट और राघव जी खड़े ईवा को देख रहे थे। उनका दिल बहुत भारी हो रहा था। ईवा ने ये सब नॉवेल में पढ़ा था। इस समय नॉवेल वाली ईवा बहुत रोई थी, गिड़गिड़ाई, और उसके माँ बाप का दिल पिघल गया। उन्होंने ईवा को नहीं भेजा, लेकिन इसका परिणाम बहुत बुरा हुआ। जिद करके ईवा रुक तो गई, पर जैसे ही समर घर आया ईवा को देखते ही लड़ने लगा। उस दिन से दोनों में लड़ाइयाँ और बढ़ गई। दोनों एक दूसरे को सीधे मुंह देखना पसंद नहीं करते थे। घरवाले भी ईवा से बहुत दुखी हो गए थे। इसलिए ईवा ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती थी जो किसी को दुख पहुंचाए। ईवा, तुम्हें कुछ चाहिए तो पापा को बता सकती हो, राघव जी ने दुखी मन से कहा। ईवा ने ना में सिर हिला दिया। राघव जी को खुद पर ही शर्म आ रही थी। उस दिन जब उनकी माँ ने कहा था ईवा को यहाँ छोड़ दो तो उन्होंने मना कर दिया था, और आज जब भेज रहे हैं तो क्या कारण है कि ईवा को देखकर उसका ही भाई गुस्सा हो जाएगा। राधा की तो हिम्मत नहीं थी वो अपनी गुड़िया को घर से जाने की बात कह सके, इसलिए वो नहीं आई। अपने कमरे में अकेली बैठी रोती रही। अगली सुबह दादी माँ ईवा से मिलने आई। राघव जी ने उन्हें देखा। माँ, आपने तकलीफ क्यों की? मैं ईवा का सामान भिजवा दूंगा, ईवा को छोड़ भी आऊंगा। दादी माँ ने उन्हें अनदेखा कर दिया। उनकी नज़र लिविंग रूम में रखे ईवा के लगेज पर गई। उन्होंने ड्राइवर से कहकर सामान गाड़ी में डलवाने को कहा। राघव जी अपनी माँ के पीछे पीछे आए। माँ, तुम नाराज मत हो, तुम्हें तो पता है हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। दादी माँ ने राघव जी की तरफ देखा। मैंने कुछ कहा? मैं समझती हूँ तुम्हारी अपनी मजबूरी है, दुख दर्द है, मैं सब समझती हूँ। लेकिन जब किसी के पास उस मासूम बच्ची के लिए समय नहीं है तो क्या मैं उसे वो समय नहीं दे सकती? या मेरा इतना भी हक नहीं है? राघव जी ने सिर झुका लिया। माफी चाहता हूँ माँ, कुछ दिन आपको तकलीफ उठानी होगी। तकलीफ नहीं, मुझे बहुत खुशी होगी ईवा को साथ रखने में, और मैं तो कहती हूँ उसे वापस ले जाने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं इतनी भी बुढ़ी नहीं हुई कि अपनी पोती को ना पाल सकूं। राघव जी सिर झुकाकर चुपचाप सुनते रहे। वो बेहद आत्मग्लानि महसूस कर रहे थे। ईवा को हमेशा के लिए हवेली में छोड़ने का उनका कोई इरादा नहीं था। वो बस उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब समर का गुस्सा शांत हो जाए। दादी माँ जाने के लिए मुड़ी तो उन्होंने रुककर कहा, मैं नहीं मानती ईवा दिल की बुरी है। अगर उससे गलती हुई भी होगी तो उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया होगा। दादी माँ चली गई। राघव जी सोचने लगे, कहीं हम सब कोई गलती तो नहीं कर रहे। ईवा के कॉलेज के बाहर एक ब्लैक मर्सिडीज खड़ी थी। दादी माँ बार बार बाहर झांककर चारों ओर नजर दौड़ा रही थी। ड्राइवर जो कब से ये सब देख रहा था बोला, माँ जी आप परेशान ना हो, ईवा मैडम आ जाएंगी।
तुम्हें नहीं पता इन दिनों मेरी ईवा पर क्या बीत रही है। सबने उससे मुंह मोड़ लिया है। अपने भाई की हालत देखकर, सबके ताने सुनकर उसे भी तो दुख होता होगा, लेकिन सब सिक्के का एक पहलू देख रहे हैं। ईवा की तकलीफ किसी को नजर नहीं आ रही, दादी माँ ने उदास होकर कहा। तभी ईवा आते हुए दिखी। दादी माँ तुरंत गाड़ी से उतरकर ईवा के पास आई और उसके बैग पकड़कर कार में अपने साथ बिठा लिया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरकर कहा। दादी माँ ने अपनी गुड़िया रानी को बहुत सारा मिस किया, इसलिए दादी माँ ने तुम्हारे पापा से बात कर ली है कि वो तुम्हें मेरे पास छोड़ दे। तुम्हें तो पता ही है तुम्हारे पापा की मेरे सामने कहाँ चलती है। दादी माँ नहीं चाहती थी ईवा को ये बात दिल पर लगे कि उसके भाई के लिए उसके माँ बाप ने उसे अपने से दूर कर दिया। ईवा ने सिर हिलाया। उसने दादी माँ का झूठ नहीं खोला, नहीं बताया कि उसे पहले से ही सब पता है। यहाँ दो हवेली थी, एक माथुर परिवार की और एक शर्मा परिवार का। दोनों का बराबर का ही स्टेटस था और दोनों परिवारों में जान पहचान थी। हवेलियों के सामने की रोड पर एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, जिससे जाम लग गया। ईवा और दादी माँ की कार भी जाम में फंस गई, क्योंकि उनका घर सामने ही था। वो उतरकर पैदल जाने लगे। आगे रेड स्पोर्ट्स कार थी और पीछे येलो स्पोर्ट्स कार थी, जिसने रेड कार को पीछे से ठोक दिया था। हालांकि किसी को चोट नहीं आई थी, लेकिन रेड कार पर डेंट पड़ गया था। रेड कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा मनन बहुत कूल लग रहा था। आंखों पर गोगल्स, बिखरे बाल, विंडो पर कोहनी टिकाए वो आराम से आंखें बंद करे था, जैसे उसे इस एक्सीडेंट के कारण लगे जाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। ईवा की नज़र अकस्मात ही रेड कार में बैठे मनन पर गई। वो पहचान गई, ये तो वही लड़का है जिसे उसने अपना टिफिन दिया था। ईवा की नज़रों को महसूस कर मनन ने अपना चश्मा उतारा और उसकी तरफ देखा। ईवा को देखते ही उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। ईवा ने तुरंत नजरें फेर ली, लेकिन मनन अभी भी उसी तरफ देख रहा था। आनंद आया तो उसने यही देखा। उसने मनन की नज़रों का पीछा किया। वहां ईवा और दादी माँ थी। ईवा और दादी माँ अपनी हवेली में चली गई। तब जाकर मनन ने अपनी नजरें हटाई। क्या हुआ, तू दादी माँ और ईवा को इतने ध्यान से क्यों देख रहा था? ईवा, मनन ने नाम दोहराया। हाँ, ये हवेली माथुर खानदान की पुरानी हवेली है। माथुर परिवार में 3 पुश्तों तक लड़की नहीं हुई थी। ईवा इस परिवार की इकलौती बेटी है। माथुर परिवार की जान है ईवा, आनंद ने बताया। ईवा के दादाजी से मिलने चलते हैं, मनन ने कुछ सोचकर कहा।